18 पर स्पेशल प्रोग्राम दिन भर लगातार पल पल की अपडेट के साथ आपके साथ हम हाजिर हैं। आज हरियाणा के 90 सीटों पर जो मतदाता वोट डालेंगे वहां की सियासी किस्मत का फैसला करेंगे, क्योंकि दो शासन के बाद लगातार जो कार्यकाल है पूरा करने के बाद बीजेपी तीसरी बार पूरी उम्मीद के साथ चुनावी मैदान में है, जबकि कांग्रेस को कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि सत्ता की चाबी इस बार उसके पास आएगी। लेकिन जनता क्या सोचती है, आवाम ने किसको सत्ता सौंपने का मन बनाया है, इसके लिए करना होगा थोड़ा इंतजार। 7 बजे से वोटिंग शुरू होगी। सुदेश, न्यूज 18 की महा कवरेज लगातार जारी रहेगी, आपको पल पल की अपडेट देते रहेंगे। लेकिन आपको बता दें कि 7 बजे से मतदान की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। आप अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। बार बार हम आपसे अपील कर रहे हैं, न्यूज 18 आपसे अपील कर रहा है कि पहले मतदान फिर जलपान, यही सबसे महत्वपूर्ण काम आज आप कीजिएगा। लोकतंत्र का ये महापर्व 5 साल बाद आता है। आज आपके पास जो अधिकार है वोट का, लोकतंत्र की मजबूती का, अपनी सरकार चुनने का, उसका इस्तेमाल आप कीजिएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए आज मतदान का दिन है। 5 सितंबर को आचार संहिता लागू हुई थी, चुनाव का ऐलान हुआ था। आज 5 अक्टूबर, 1 महीने का वक्त धुआंधार चुनाव प्रचार सभी राजनीतिक दलों की तरफ से किया गया और आज मतदान का दिन है, जिसमें आप लोगों की भारी सुनिश्चित करेगी कि लोकतंत्र कितना मजबूत होगा, आपकी आने वाली सरकार कितनी मजबूत होगी, आप जो विकास चाहते हैं, जो काम चाहते हैं, जिस तरीके से हरियाणा आप देखना चाहते हैं, क्या वो उसी तरीके का हरियाणा होगा। तो आप अपने वोट के इस्तेमाल से अपने जनप्रतिनिधि को जरूर चुने। बिल्कुल सुदेश, और ऐसे ही कुछ अपील की है कार्यवाहक मुख्यमंत्री हरियाणा के नायब सिंह सैनी ने। उन्होंने भी अपील की है, उनकी भी भविष्य का फैसला होना है, जनता उनके भविष्य का भी फैसला करेगी सियासी करियर का। लेकिन उन्होंने अपील की है हरियाणा की जनता से कि वोट जरूर दें। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। लोकतंत्र के पर्व में हम अपना मतदान जरूर करें, 100% करें, कहीं भी हो मतदान जरूर हो, ये मैं अपील करना चाहूंगा। और राष्ट्र हित में हो, देश हित के अंदर हो, प्रदेश हित के अंदर हो, प्रदेश आगे बढ़े। कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी को आप सुन रहे थे। इस बार लाडवा विधानसभा सीट से अपनी किस्मत आजमा रहे हैं, लेकिन यहां पर भी मुकाबला बेहद पेचीदा है। मेवा सिंह कांग्रेस के उम्मीदवार जो वर्तमान विधायक भी है, वो उनको कड़ी टक्कर दे रहे हैं। सभी की नजरें इस हाई प्रोफाइल सीट पर भी रहेगी। हॉट सीट है लाडवा इस बार, क्योंकि कार्यवाहक मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी यहां से चुनावी मैदान में डटे हैं। करनाल से उपचुनाव जीता था, विधायक बने, मुख्यमंत्री पहले बन चुके थे, लेकिन उसके बाद नारायणगढ़ सीट, अपनी जो सीट थी उसको छोड़ा और पार्टी की तरफ से फैसला हुआ कि नायब सिंह सैनी चुनाव लड़ेंगे लाडवा विधानसभा सीट से। लेकिन सामने मेवा सिंह है। अब कांग्रेस की तरफ से तो यह भी दावे किए जा रहे हैं कि मेवा सिंह अयोध्या की तरह ही यहां पर बड़ी जीत दर्ज करते हुए सबको चौंकाएंगे। अब चौंकाएंगे कि नहीं चौंकाएंगे ये तो 8 तारीख को तय होगा, लेकिन आज मतदान का दिन है, तो मतदान पहले बहुत जरूरी है। आपसे बार बार हम अपील कर रहे हैं कि 7 बजे से वोटिंग शुरू हो जाएगी, अपने वोट का इस्तेमाल जरूर कीजिएगा। हमारे सवाल मैं आपसे करना चाहूंगा, मुझे याद आ रहा है कि जैसे नायब सिंह सैनी बार बार अपनी सभाओं में कहते रहे हैं कि विपक्षी पार्टियां जो है वो ये कहती हैं कि ये इनका बड़ा छोटा सा कार्यकाल है, ये खाली दावे कर रहे हैं, खाली घोषणाएं कर। उस पर उनका कहना था कि ये तो ट्रेलर है, ट्रेलर पिक्चर तो 8 अक्टूबर को शुरू होगी। मुझे उनका ये बयान बार बार याद आ रहा है। बिल्कुल, बार बार कहा कि मैं सिर्फ 56 दिन के लिए, सिर्फ 56 दिन मुझे मिले और मैंने बहुत काम करके दिखाया। देखिए 56 दिन में नायब सिंह सैनी ने मुख्यमंत्री के तौर पर घोषणाएं तो बहुत की हैं, बहुत बड़े बड़े फैसले किए। जो पूर्व की सरकार थी, बीजेपी की सरकार थी, लेकिन मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, तो उनके बहुत सारे ऐसे फैसले थे जिनको लेकर उनका चेहरा भी बदला गया, उनको वहां से हटाया भी गया। तो उन फैसलों पर भी यू टर्न पार्टी ने लिया, यू टर्न सरकार ने लिया। मुख्यमंत्री रहते हुए नायब सिंह सैनी ने बड़े फैसले लिए हैं, तो इसलिए वो बार बार कहते रहे कि अभी तो पिक्चर बाकी है, जब जीत की हैट्रिक लगेगी तब वो सारे वादे पूरे करेंगे जो वो करते रहे हैं चुनाव में भी। तो 8 अक्टूबर को जनता क्या नायब सिंह सैनी की वो पिक्चर जिसकी ये बार बार अपने सभा में घोषणाएं करते रहे हैं, क्या वो पिक्चर रिलीज होगी 8 अक्टूबर को? इसका फैसला तो आज होना है, जब वोटर 7 बजे से कतारों में लगकर किस्मत का फैसला करने जा रहे हैं हर उम्मीदवार का। और इसी के साथ हर उम्मीदवार जो जीतता है तो फिर पता ही चलता है कि कौन सी पार्टी जीत रही है। अंकित, आपके पास आना चाहूंगा। नायब सिंह सैनी का भी हमने बयान सुनाया, वो अभी अपील करते हुए नजर आए अपने जो भी क्षेत्र के वोटर्स हैं पूरे हरियाणा के लोगों से कि वो वोट जरूर करें।
यानी कि वोट जरूर करें का मतलब जाहिर सी बात है कि कोई भी पार्टी के नेता यही अपील कर सकते हैं। लेकिन मुझे यही बात याद आ रही है कि आज वोटिंग होगी, आज जो मैंडेट मिलेगा उसी से तय होगा कि क्या नायब सिंह सैनी की पिक्चर 8 अक्टूबर को रिलीज होगी या नहीं होगी, या कोई दूसरी पिक्चर कांग्रेस रिलीज होगी। बहुत सारे सवाल हैं। अंकित, आपसे मैं जानना चाहता हूं, वोटरों में कितना उत्साह आप देख पा रहे हैं, क्या महसूस किया आपने? कल जो आपने देखा होगा, एक दिन पहले की हलचल बहुत ज्यादा मायने रखती है और आज अब कुछ देर में वोटिंग होने शुरू हो जाएगी। बिल्कुल, आपने जो पिक्चर की बात कही कि 8 अक्टूबर को पिक्चर रिलीज होगी या नहीं होगी, लेकिन आज शूटिंग जरूर होगी और आज शूटिंग पूरे दिन भर चलेगी। उसके बाद 8 तारीख को सेंसर बोर्ड मंजूरी देता है या नहीं देता है, वो बाद की बात है कि सेंसर बोर्ड का फैसला जो है वो 8 तारीख को आएगा। लेकिन नायब सैनी की पिक्चर जो है वो आज उसकी पूरे दिन भर शूटिंग चलेगी और उस शूटिंग के अंदर मतदान कहीं ना कहीं वो होता हुआ नजर आएगा। हम मतदान केंद्र के अंदर पहुंचे हैं और आप देख सकते हैं कि जिस तरह से लगातार जो अभी 7 बजे मतदान शुरू होगा, जो लोग हैं, पोलिंग पार्टीज हैं, वो सब लोग यहाँ पहुँच चुके हैं, तैयारी पूरी हो चुकी है और 7 बजे से अब जो है मतदान होना शुरू होगा। 7 बजे से पहले वोटर आने शुरू हो जाएंगे और यहाँ 6 बजे तक, शाम को 6 बजे तक लगातार जो है वो मतदान चलेगा। तो कहीं ना कहीं पूरी तैयारी जो है वो पोलिंग पार्टीज के द्वारा कर ली गई है, प्रशासन के द्वारा कर ली गई है। जो पोलिंग एजेंट्स हैं वो भी यहाँ पहुँचने शुरू हो गए हैं। अलग अलग पार्टियों के पोलिंग एजेंट्स हैं वो यहाँ बैठेंगे, वो यहाँ पूरी निगाह रखेंगे कि क्योंकि ये एक अपने आप में, मैंने जैसे पहले भी बताया था कि विशेष बूथ इसलिए भी है क्योंकि यहाँ चौटाला परिवार जो है वो मतदान करता है। और चौटाला परिवार के अंदर बात की जाए, दुष्यंत चौटाला है, दिग्विजय चौटाला है। दुष्यंत चौटाला खुद उचाना से चुनाव लड़ रहे हैं, दिग्विजय चौटाला है खुद डबवाली से चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी माता नैना चौटाला है, हालांकि अब की बार चुनाव नहीं लड़ रही हैं। 2019 में बाडड़ा से विधायक बनी थी, लेकिन अब की बार उन्होंने चुनाव नहीं लड़ने का फैसला लिया। वहीं अजय सिंह चौटाला है, वो चुनाव नहीं लड़ सकते हैं क्योंकि उनको जेल हो गई थी, तो इसलिए अभी उनके चुनाव लड़ने के ऊपर बैन है। क्योंकि अगर चौटाला परिवार का आप जिक्र कर रहे हैं और जेजेपी का नाम आ रहा है, पिछले चुनाव में जेजेपी एक बहुत बड़ी पार्टी के रूप में उभर रही थी, युवा थी, लोगों को उम्मीदें थी और 10 सीटें आने के पीछे वजह यह थी कि नई नवेली पार्टी को लोगों ने सरमाथे पर बिठाया, चौधरी देवीलाल की मूर्ति के रूप में स्थापित करने में कामयाब रहे, वो व्यक्तित्व स्थापित करने में कामयाब रहे थे जेजेपी के तमाम नेता दुष्यंत चौटाला के तौर पर। लेकिन इस बार जेजेपी खुद दुष्यंत चौटाला के लिए 2024 का जो चक्रव्यूह है वो भेदना आसान नजर नहीं आ रहा। इस बार लग रहा है कि किंग मेकर छोड़िए, अपना वर्चस्व बचाइए, अपना अस्तित्व बचाइए। बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 2019 के हालात जो हैं वो अलग थे, 2024 के हालात बिल्कुल अलग हैं। 2019 के हालातों की अगर बात करें तो इंडियन नेशनल लोकदल 2 हिस्सों में बटी थी, जननायक जनता पार्टी और इंडियन नेशनल लोकदल। लेकिन लोगों ने कहीं ना कहीं दुष्यंत चौटाला के अंदर चौधरी देवीलाल का स्वरूप देखा और उनको लगा कि युवा जननायक बनेगा ये लड़का है जो, और उसको कहीं ना कहीं एक सत्ता की चाबी दी और 10 सीटें जीतने के लिए कहीं ना कहीं वो जीते 10 सीटें और सत्ता की चाबी उनके पास रही। 4.5 साल तक वो उप मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री से ज्यादा कह सकते हैं कि उनकी चलती थी, क्योंकि विभाग उनके पास 15 से ज्यादा विभाग उनके पास थे और महत्वपूर्ण विभाग थे जिससे पूरे प्रदेश का विकास हो सकता है। तो कहीं ना कहीं उसको लेकर के लोगों को मन में क्या रहा क्या नहीं रहा वो तो आज लोग जब मतदान करेंगे तो अपना फैसला करेंगे। लेकिन अब 2024 के अंदर उनके लिए बड़ी चुनौती है, क्योंकि इसके बीच के अंदर किसान आंदोलन भी हुआ और किसान आंदोलन के समय लोगों को बड़ी उम्मीद थी दुष्यंत चौटाला से कि वो पार्टी से अलग हो जाएं, भारतीय जनता पार्टी से अलग हो जाएं, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने 3 कानून बनाए थे। लेकिन दुष्यंत चौटाला ने यह फैसला उस समय नहीं लिया। लेकिन आज जब उनसे बात हम करते हैं और उन्होंने कई बार अपने इंटरव्यूज में ये एक्सेप्ट किया है कि अगर हमारी पार्टी उस समय अलग हो जाती तो हमें इतना नुकसान नहीं उठाना पड़ता, लोगों का इतना गुस्सा नहीं झेलना पड़ता। लोगों का भी अपने भी छोड़कर चले गए, इतनी भारी नाराजगी जनता के बीच थी, वो समझ गए थे, भाग गए थे। तो सब जैसे जहाज डूबने वाला होता है और चूहे निकलकर भागने लगते हैं, वैसे सभी बागी हो गए, पाला बदल लिया और आज दूसरी पार्टियों के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ रहे हैं। आपके पास लौटेंगे अंकित, फिर से धीरेन्द्र के पास जाएंगे। धीरेन्द्र, तस्वीरें भी जरा दिखाइए कि अब तो दिन का उजाला भी हो गया है, सुरक्षाकर्मी नजर आने लगे हैं, पोलिंग बूथ पर क्या मतदाता नजर आने लगे हैं? क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि लोकतंत्र के महापर्व में भागीदारी सुनिश्चित होती है तो लोगों में उत्साह होता है, खासकर जो बड़ी सीटें होती हैं,
जो हाई प्रोफाइल सीटें होती हैं, बिग फेसेस होते हैं, वहां पर मतदाताओं का उत्साह, उनका रुझान कुछ नेक्स्ट लेवल का होता है, अगले स्तर का होता है। तस्वीरें दिखाइए और हालात बताइए पूरे रोहतक के। देखिए, सबसे पहले आपको तस्वीरें दिखाते हैं मतदान केंद्र की कि अभी 7 बजने का में 15 मिनट बाकी हैं, लेकिन जहां तक मतदाताओं की बात है अभी दिखाई नहीं पड़ रहे। हालांकि सुरक्षा के लिहाज से सुरक्षाकर्मी तैनात हैं और जिन जिन की ड्यूटी लगाई गई है, चाहे पोलिंग एजेंट्स हैं, वो भी अंदर मौजूद हैं। मॉक ड्रिल हुई थी पहले, उससे पहले तो मॉक ड्रिल के दौरान भी कुछ जो एजेंट्स थे सभी पार्टियों के, उनको बुलाया गया था और उनके सामने ही मॉक ड्रिल हुई थी। और अब 7 बजे के आसपास जैसे हम आपको मतदान केंद्र के अंदर की तस्वीरें दिखा रहे हैं कि अभी जैसे ये 44 नंबर बूथ है, यहाँ पर सभी पोलिंग एजेंट्स भी आ गए हैं और मतदान प्रक्रिया सुबह 7 बजे ही शुरू होगी। लेकिन कह सकते हैं लोकसभा चुनाव में हम यहीं की तस्वीरें देखी थी, 6:30 बजे के आसपास लोग यहाँ पर जुटना शुरू हो गए थे, लाइनों में लगना शुरू हो गए थे। 15 मिनट का समय बाकी है, महज 15 मिनट का, लेकिन अभी तक कोई भी मतदाता नजर नहीं आया है। हालांकि 6 बजे जो मॉक पोल था वो हो चुका है। अब हम यहाँ के समीकरण की बात करें तो 2019 के अंदर भारतीय जनता पार्टी ने लोकसभा चुनाव में पूरी तरीके से 10 की 10 सीटें जीतकर कांग्रेस का सुपड़ा साफ कर दिया था। उससे कांग्रेस पार्टी काफी हताश भी नजर आई थी, लेकिन विधानसभा में भारतीय जनता पार्टी को उस तरह का मैंडेट नहीं मिला, यानी कि पूर्ण बहुमत से सरकार नहीं बनाई, जोड़ तोड़ से सरकार बनाई। कांग्रेस को भी ये उम्मीद नहीं थी कि उनको 31 सीटें विधानसभा में मिल जाएंगी, जिस लोकसभा के अंदर वो सभी 10 सीट हार चुकी थी। अब सवाल ये है कि इस बार कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंट होने की वजह यह है कि 10 साल का एंटी इनकम्बेंसी भारतीय जनता पार्टी की, ये कहीं न कहीं लेकर कांग्रेस पार्टी उम्मीद में है कि पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। और बीजेपी और जेजेपी का गठबंधन भी टूट चुका है। दोनों पार्टियों के जो उम्मीदवार हैं एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में उतरे हुए हैं और मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी यहां से बदल चुकी है। उसका बीजेपी को कितना नुकसान होगा, कितना नफा होगा, ये तो आज मतदान के बाद जब नतीजे आएंगे 8 अक्टूबर को तब पता लगेगा। बीजेपी ने तो, आप एंटी इनकम्बेंसी की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ये ऐसा होता है। एंटी इनकम्बेंसी जो कि 10 साल का काफी बड़ा अरसा होता है, लेकिन बीजेपी का स्लोगन तो रहा है नॉन स्टॉप हरियाणा का। तो नॉन स्टॉप हरियाणा को क्या ब्रेक लग जाएगा अगर आपके इस तासुरात पर या अनुभव पर बात करें? देखिए, जहां तक नॉन स्टॉप हरियाणा की बात है, ये स्लोगन होता है किसी भी पार्टी का। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी 2014 में नंबर 1 हरियाणा का दिया था, लेकिन हार गई कांग्रेस पार्टी और बहुत कम सीटें आई थी। तो इसका मतलब ये नहीं कि आप एक अच्छा सा स्लोगन लेके आए तो पब्लिक आपको सिर आंखों पर बैठाएगी। ये तो पब्लिक आपके कार्यकाल को देखेगी, कितने संतुष्ट हैं, आपने अपने कार्यकाल में कितने काम किए, हर वर्ग के लिए क्या आप वो काम कर पाए जो आपसे उम्मीदें रखते थे। हालांकि अभी कांग्रेस पार्टी काफी कॉन्फिडेंट नजर आ रही है। हरियाणा के अंदर बीजेपी बैकफुट पे है, लेकिन ये फैसला मतदाता करेंगे कि किस तरीके से, क्या कांग्रेस पार्टी के वायदों पर, उनके 10 साल के शासन पर विश्वास करेंगे या फिर भारतीय जनता पार्टी अभी जो सत्ता में थी। फिलहाल हरियाणा में विधानसभा भंग हो चुकी है, कार्यवाहक मुख्यमंत्री है नायब सिंह सैनी। अब उनके वादों पर, उनके दावों पर कितना विश्वास करते हैं, ये देखने वाली बात है। धीरेन्द्र, आप तस्वीरें दिखाते रहेगा, अंकित आप भी, और धरमवीर आपके पास में आना चाहती हूं। अब संकल्प पत्र की हम बात कर लेते हैं। मुद्दों की तो हमने बात कर ली, संकल्प पत्र के जरिए भी बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही बड़ी पार्टियां, सिर्फ इनका जिक्र इसलिए कर रही हूं क्योंकि मुकाबला इन्हीं 2 पार्टियों में नजर आ रहा है, बाकी पार्टियां हैं नहीं इस बार सीन में। हालांकि इनेलो को लेकर उम्मीदें हैं, इनेलो को लग रहा है कि इस बार वो करिश्मा कुछ ना कुछ करेंगे, कम से कम 1 से ज्यादा, दहाई के आंकड़े तक तो नहीं, लेकिन 1 से ज्यादा सीटें वो जीत सकते हैं, ऐसी उम्मीदें इनेलो को हैं। लेकिन बीजेपी कांग्रेस के संकल्प पत्र पर मैं जाना चाहती हूं। अगर दोनों के संकल्प पत्र पर हम नजर डालते हैं, चुनावी घोषणा पत्र पर हम नजर डालते हैं, तो वहां पर जो मुद्दे हैं वो बता रहे हैं कि इस बार क्या जनता के बीच है, जनता ने किन मुद्दों को लेकर अपना मन बनाया हुआ है ताकि उनको साधा जा सके। बेरोजगारी, युवाओं की बेरोजगारी एक बड़ा मसला है इस बार के विधानसभा चुनाव में हरियाणा में। तभी दोनों ही बड़ी पार्टियां लाखों नौकरियां देने, लाखों का रोजगार देने की बातें कर रही हैं। दूसरा, महिलाओं को भी साधने की कोशिश कर रही हैं। ओपीएस का मुद्दा भी उठाया जा रहा है ताकि कर्मचारियों को भी साधा जा सके। बिल्कुल, देखिए 10 साल से हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उससे पहले कांग्रेस की सरकार थी, लेकिन अब जब चुनावी
एक तरह से कह सकते हैं पर्व आया है। जब चुनाव नजदीक आए हैं तो कई सारी घोषणाएं दोनों ही पार्टियों ने की हैं, चाहे कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो, और इसीलिए पहले कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी किया, उसके बाद भाजपा ने अपना घोषणा पत्र जारी किया। तो कांग्रेस ने यह कह दिया कि भाजपा ने उन्हीं के घोषणा पत्र की कॉपी की है, और अगर उन्हें यही सब चीजें करनी थी तो 10 साल से सत्ता में है, उन्होंने ये सब वायदे पहले क्यों नहीं किए, और या फिर यूं कहें कि ये सब सुविधाएं लोगों को पहले क्यों नहीं दी। हरियाणा में जब सरकार बनी थी तब जाहिर सी बात है कि भाजपा ने ये वायदा किया था कि वो जो है लोगों को रोजगार देगी, और जो उनकी साझेदार पार्टी थी जेजेपी, उसने तो यहाँ तक कह दिया था कि जो उद्योग हैं, जो स्थानीय उद्योग हैं, जो जितने भी हरियाणा में, उसमें स्थानीय जो लोग हैं उनको करीब 70% आरक्षण दिया जाएगा। उस मामले को लेकर के उन्होंने बिल भी पास करवाया, लेकिन वो बाद में मामला कोर्ट में चला गया और लोगों को वो एक तरह से उस तरह का रोजगार नहीं मिला। तो बेरोजगारी एक बड़ा मुद्दा जो है पूरे हरियाणा में है, चाहे वो कोई भी सरकार क्यों ना रही हो, चाहे पहले कांग्रेस रही हो या फिर अब भाजपा रही हो। अब भाजपा चूंकि 10 साल से सत्ता में, तो जाहिर सी बात है कि लगातार सवाल जो है भाजपा से ही किए जा रहे हैं कि उन्होंने 10 साल में रोजगार क्यों नहीं दिया। जो रोजगार बाद में जो घोषणाएं की गई वो कई मामले ऐसे रहे जो कोर्ट में जाके अटक गए। तो ये बड़ा मुद्दा है। इसके साथ साथ अग्निवीर का एक बड़ा मुद्दा है पूरे हरियाणा प्रदेश के लिए, क्योंकि 10% जो सैनिक हैं वो हरियाणा से जाते हैं भारतीय सेना में, तो उसको लेकर के एक बड़ा मुद्दा रहा है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो पिछले दिनों जिस तरह से पहलवानों को लेकर के एक राय बनी, जिस तरह से वो धरने पर बैठे, उसके बाद जो माहौल बना, इसी के साथ साथ जो किसान आंदोलन हुआ, चाहे वो खत्म हो गया हो बाद में, लेकिन उसके बाद दोबारा से किसान आंदोलन शुरू हुआ, जो कि अभी भी बॉर्डर पर किसान बैठे हैं। तो ये ऐसे मुद्दे हैं, जवान, पहलवान और किसान, जिसको लेकर के कांग्रेस लगातार जवान, पहलवान, किसान, यही नैरेटिव जो है शुरू से आखिर तक ऐसा लग रहा है पूरे चुनाव में है। अब जवान, पहलवान, किसान, इन तीनों सेगमेंट को साधने में कौन कामयाब होती है? कांग्रेस कामयाब होती है या बीजेपी कामयाब होती है, या फिर जो छोटे दल जो गठबंधन के साथ चुनाव मैदान में है? धर्मवीर, आप सुन पा रहे हैं? धर्मवीर, मैं चाहूंगा कि आप हमें ये थोड़ा दिखाएं वहां का दृश्य। आप जिस बूथ पर है, धर्मवीर, आप जिस बूथ पर है, ये बताएं कि वहां पर इस वक्त क्या नजारा है। चूंकि अब 10 मिनट के लगभग समय रह गया है जब पोलिंग शुरू हो जाएगी, तो क्या मतदाता वहां पहुंचना शुरू हो गए? बिल्कुल, देखिए मैं गुरुग्राम के सिविल लाइन एरिया में हूं, जो कि बीडीपीओ दफ्तर है। 230 नंबर ये बूथ है। वीआईपी इलाका अपने आप में कहा जाता है सिविल लाइन, जहां सारे प्रशासनिक अधिकारी रहते हैं। फिलहाल यहाँ रेड कारपेट जरूर बिछा दिया गया है वोटर्स के लिए, लेकिन अभी वोटर्स का आना शुरू नहीं हुआ है। 7 बजे वोटिंग होगी, क्योंकि शहरी ये क्षेत्र है, हम कह सकते हैं कि शहरी इलाका है गुरुग्राम का। तो माना यही जा रहा है कि वोटर्स कुछ देर बाद जरूर निकलेंगे, लेकिन अभी नहीं आए हैं। लोकसभा चुनाव में हमने देखा था कि करीब 62% मतदान जो है वो हुआ था, लेकिन अब की बार प्रशासन को उम्मीद है कि ये मतदान जो है इसका प्रतिशत बढ़ेगा। पूरे गुरुग्राम जिले की अगर मैं बात करूं तो चारों विधानसभाओं पर 15 लाख से ज्यादा वोटर्स हैं, और इसके साथ साथ जो बड़ी बात है वो यही है कि 41,000 वोटर ऐसे हैं जो युवा हैं, जो पहली बार वोट डालेंगे, जो इनकी उम्र 18 से 21 साल के बीच है। धीरेन्द्र के पास चलते हैं, कोई इंफॉर्मेशन धीरेन्द्र के पास है। धर्मवीर, आपको रोक रहे हैं। धीरेन्द्र, क्या अपडेट, क्या जानकारी? देखिए, आपको अपडेट देते हैं। सबसे पहले महिलाएं काफी संख्या में पहुंची हैं, पुरुषों से ज्यादा। हालांकि पुरुषों की लाइन नजर नहीं आ रही। एक वृद्ध महिला है। माता जी, क्या नाम है? अरुणा, वोट डालने के लिए पहुंच गए? हाँ जी, सबसे पहले क्यों सुबह सुबह क्यों आ गए? दिन पूरा था, भीड़ होती है ना फिर, इसलिए। तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वोट सबको डालनी चाहिए? बिल्कुल सबको डालनी चाहिए, जरूर डालनी चाहिए। कितने बार डाल चुके हो? कितनी बार डाल चुकी ये तो मुझे याद नहीं है। तो ये जोश देख सकते हैं किस तरह से सबसे पहले महिलाएं पहुंची हैं वोट डालने के लिए, और ये लाइन भी आपको दिखा देते हैं कि काफी संख्या में पहुंचे हैं। सुबह सुबह का वक्त है, हालांकि कुछ से लोग अपने काम पे भी निकलते हैं, और लेकिन जोश भी कहीं ना कहीं नजर आ रहा है कि चुनाव को लेकर, क्योंकि ये वक्त ऐसा होता है कि आप एक नुमाइंदा चुन सकते हैं जिसको चाहते हैं, जिनके वायदों पर विश्वास करते हैं कि वो सरकार बनाएंगे। तो उनके तस्वीरें आपने दिखाई, बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। आधी आबादी, इसके बिना कहां लोकतंत्र की मजबूती। जिस मजबूती के साथ घर संभालती हैं, उसी मजबूती के साथ अपना फर्ज निभाने के लिए सुबह ही कतारों में आकर लग गई हैं। बुजुर्ग हैं, साथ में जो महिलाएं हैं, जो युवा हैं, ये मिश्रण देखिए। लोकतंत्र का यही तो पर्व है, यही उत्साह हम देखना चाहते थे। हालांकि लोकसभा चुनाव की हम बात कर रहे थे। लोकसभा चुनाव में कतारें इसलिए सुबह सुबह लग गई थी क्योंकि बहुत गर्मी थी लोकसभा चुनाव के वक्त में, तो लोग गर्मी से बचने के लिए, भीड़ से बचने के लिए सुबह ही कतारों में लग गए थे। लेकिन बहुत खूबसूरत तस्वीर आ चुकी है न्यूज 18 के पास रोहतक से, जहां पर महिलाएं कतारों में लग गई हैं अपने वोट के इस्तेमाल के लिए, लोकतंत्र की मजबूती में अपने वोट की आहुति डालने के लिए। आपसे भी हम लगातार यही अपील कर रहे हैं कि आज लोकतंत्र का महापर्व है। हरियाणा के मतदाता अपनी सरकार का चुनाव करेंगे तो जरूर अपने वोट का इस्तेमाल करें। फिलहाल रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ मिनट रह गए हैं
पोलिंग शुरू होने में, और सबसे पहला वोट जब कास्ट होगा वो सबसे पहले न्यूज़ 18 ही आपको दिखाएगा। तो लगातार हमारी महा कवरेज आप देखते रहिए। थोड़ा सा ब्रेक, यहां पर रुकेंगे। बना रहे हैं और जहां तक मेरी जानकारी है प्रशासन के लोगों ने पूरी व्यवस्थाएं की हैं और बिल्कुल पहले की तरह, पहले भी हरियाणा में शांतिपूर्वक चुनाव होते हैं, अभी भी शांतिपूर्वक चुनाव हो, ऐसी मेरी केंद्रीय मंत्री मनोहर